नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सूचना और संचार तकनीक की सीरीज को देखकर अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, सूचना और संचार तकनीक का जो हमारे यूट्यूब पर सीरीज चल रहा है उसका ये अगला सीरीज है। अब तक हमने सिलेबस, उसके बाद कुछ परिचय की सूचना क्या है, संचार क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, तकनीक क्या है, मतलब प्रौद्योगिकी क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद फिर हमने एक एक बातों को डिटेल में उसमें समझा कि जो जो टर्म्स आ रहे थे। और आज हम लोग लगभग इलेक्ट्रॉनिकी जो है उसको कंप्लीट करने के पड़ाव पर आ गए हैं। शायद आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी को कंप्लीट कर सकें। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अर्धचालक बताया। अर्धचालक में भी मैं आपको बताया कि शुद्ध अर्धचालक होते हैं और कुछ अर्धचालक होते हैं कैसे अशुद्ध या डोपिंग की जाती है, उसमें कुछ मिलाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि शुद्ध अर्धचालक होंगे। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं अभी फिर से, जिससे कि आप थोड़ा रिदम में आ जाएं। देखिए, हमने अर्धचालक की बात किया था और अर्धचालक की जो बात हमने किया था, परिभाषा क्या है वो सब आप पीछे लेक्चर में जाके देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अर्धचालक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम मैंने आपको बताया था नैज, कुछ किताबें इसको बोलती हैं निज, और हम सिंपल इसको बोल देंगे क्या कि ये शुद्ध अर्धचालक है। ये शुद्ध अर्धचालक है। और इस शुद्ध अर्धचालक के बारे में मैं आपको क्या बताया था कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एकदम शुद्ध फॉर्म में, इंस्ट्रिंसिक बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये अपने प्योर फॉर्म में ही अर्धचालक का कार्य करते हैं। कैसे अर्धचालक का कार्य करते हैं मैं आपको बताया था कि जैसे इसमें अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ले लें तो मैं आपको बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के बाहरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आपस में ही ऐसे जुड़ जाते हैं। आगे जो दूसरे 4 सिलिकॉन के और एटम जो हैं, परमाणु हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और साझा करके अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं, स्थायी बने रहते हैं। बट मैंने आपको बताया कि निम्न ताप पर, अगर ताप बहुत कम है तब तो ये ऐसे ही स्थायी रहते हैं, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ती है, तो इनका जो ये बंध बना हुआ है जिससे ये बंधे हुए हैं वो टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है। और हमको पता है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, विद्युत को बहाने के लिए जिम्मेदार होता है। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, चालन बैंड में। मैंने आपको बताया है कि वो चालन बैंड में रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में नहीं होंगे उनको कहाँ रखते हैं हम, संयोजी बैंड में। मैंने आपको ही बताया कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके चालन बैंड में कूद जाते हैं। और जब चालन बैंड में कूद जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, धारा को बहाने में सहायक होते हैं, धारा का प्रवाह निश्चित करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे एक मुक्त होगा तो इसका जो सीट होगी पहले जहाँ पे ये था वो खाली हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो खाली हो गया है इसको भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन टूटेगा, फिर इसमें आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही होल बनेंगे, कोटर बनेंगे। तो मैंने आपको ये भी पिछले लेक्चर में बताया है कि जो नैज या निज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं, अगर इंग्लिश में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसमें क्या होता है, जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने होल उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जो विद्वान हैं इनको और बेहतर करने के लिए क्या किए, तो इनको लगा कि एक काम करते हैं, हम शुद्ध वाले को छोड़कर एक काम करते हैं, अशुद्ध बनाते हैं, या मिश्रित बोल सकते हैं आप, कि मिश्रित, या किताबें इसको हिंदी में अपद्रव्यी भी बोलते हैं ऐसा। और
इंग्लिश में बोलना है आपको तो बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक, इसको इंस्ट्रिंसिक तो इसको एक्सट्रिंसिक। अब अशुद्ध नाम से ही क्लियर है कि जो तत्व हमको पाए जा रहे हैं शुद्ध अर्धचालक के रूप में, इसमें कुछ मिला देंगे हम, और जब इसमें कुछ मिलाएंगे दूसरी अशुद्धि, तो उस समय क्या हो जाएगा, दूसरी अशुद्धि मिलाने के पश्चात मैंने आपको बताया था कि या तो इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा मुक्त हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इसलिए मैंने आपको क्या किया था, इसमें एक एन टाइप का बनाया था और एक पी टाइप का बनाया था। याद करिए आप लोग, एन टाइप वाले को मैंने क्या बोला था कि जो एन टाइप है उसमें क्या करते हैं, 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं। ऐसा तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, और जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे तो क्या होगा, 4 से 4 तो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे आपस में, और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अच्छा, अगर एक एंटीमनी को अगर हम मिलाएंगे सिलिकॉन में तो आप सोचिए कि 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब अगर ऐसे ही कई एटम मिल रहे होंगे, कई परमाणु मिल रहे होंगे, तो कई इलेक्ट्रॉन तो पहले ही क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और जाके चालन बैंड में बैठ जाएंगे धारा बहाने के लिए। और उसके बाद फिर स्वाभाविक सी बात है कि जब ये गर्म होगा तो इसके बंध टूटेंगे, जो 4-4 मिल के बंध बन गया है वो टूटेंगे, और जब वो बंध टूटेंगे तो फिर से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतने ही कोटर उत्सर्जित होंगे। तो इसमें हम आप क्या देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से कुछ हैं, और जब बंध टूटता है तब तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही क्या आएंगे, होल आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण एन टाइप के अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं कि बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं या बहुसंख्यक आवेशवाहक ये हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें हमने देखा था कि 3 मिलाया गया था, 4 तो इनका होता ही है, और 3 जब मिलाया जाएगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए कि एक होल बच जाता है। तो जितने मिलाएंगे हम, भाई ये हमारा मान लीजिए हमको इसमें एल्यूमिनियम मिला लिए हैं, हमने देखा कि यहाँ पे तो हमने सिलिकॉन में क्या मिला, एंटीमनी मिलाया, और यहाँ पे सिलिकॉन में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को मिला देंगे या बोरोन को मिला देंगे। तो 3 अगर 3 मतलब 3 से तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चौथा रहेगा वो होल बन जाएगा। तो इसमें क्या है, होल पहले से कुछ ज़्यादा हैं, और जब बंध टूटेगा तब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में निकलेंगे ही, इसलिए इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएंगे, होल, और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही उल्टा करेंगे तो इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे क्या, होल। तो ये बात तो पिछले लेक्चर का ही मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज कराया। अब बढ़ते हैं आगे। हम आज हमारे क्लास का मुख्य मुद्दा है कि जो अर्धचालक युक्तियां हैं वो अर्धचालक युक्तियां कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कैसे उपयोग में लाया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्धचालकों पर जब विशेष अध्ययन नहीं हो पाया था तो उससे पहले क्या होता था, वाल्व का प्रयोग होता था, निर्वात नली, और उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर 2 इलेक्ट्रोड तो उसको डायोड बोल देंगे, 3 इलेक्ट्रोड तो ट्रायोड बोल देंगे, और उनका प्रयोग किया जाता था जो साइज में बहुत बड़े होते थे और उनकी क्षमता भी बहुत कम होती थी। बट अब हम उसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का मैंने आपको शुरू में बताया था तो उनको आप फिर से पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की अगर हम बात करें तो जो वाल्व वाले थे उसको हमने पढ़ लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि वाल्व वालों को अगर हम प्रयोग में न करें, उनके जगह पे अगर अर्धचालकों का प्रयोग करें तो क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हमको फ़ायदा मिलेगा। तो आज क्लास का मुख्य मुद्दा यही है कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो आज किस पर निर्भर हैं, अर्धचालकों पर निर्भर हैं। इन अर्धचालक युक्तियों में कौन कौन सी युक्तियाँ हैं जो आज जो एपैरेटस है, उपकरण है, उनको छोटा बना चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्धचालक युक्तियाँ जो रहेंगी इसमें आप चाहें तो 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरीके से वर्गीकृत क्यों कर रहा हूँ,
तो अगर आप, जैसे आप लोगों में से कुछ लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, इंजीनियरिंग किया जाता है तो उस समय आपको बताया जाता है कि ये एक्टिव कंपोनेंट है और ये पैसिव कंपोनेंट है। खैर हम लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो एक हद तक थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक युक्ति क्या होती है जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय, बोल दीजिए, हम लोग हिंदी में बेहतर रहेगा इसको बोलें निष्क्रिय, और अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूं तो पैसिव बोल सकते हैं। और अर्धचालक के ये अवयव है ना, अवयव क्या है ये भी बताया हूँ मैं आपको। जैसे हमारा शरीर अलग अलग अवयव से बना है, हाथ एक अवयव हो गया, नाक एक अवयव हो गया, कान एक अवयव हो गया, आँख एक अवयव हो गया, कंपोनेंट हो गया, तो इनसे मिलकर बना है। वैसे ही आज जो अर्धचालक युक्तियाँ बनती हैं उनमें कई अवयव लगाए जाते हैं, कई एलिमेंट लगाए जाते हैं। एक होता है निष्क्रिय और दूसरा होता है सक्रिय। सक्रिय को आप बोल सकते हैं क्या, सक्रिय को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। अब ये कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको नाम इनका लिख दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, और फिर जो नाम लिखूँगा वो क्या है उसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए एक्टिव में जो निष्क्रिय है उसकी बात कर लें। निष्क्रिय मुख्य रूप से आप तीन केवल दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहे हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, ना कि एकदम पूरा उसका डिटेलिंग करें हम। तो वैसे भी जितना डिटेलिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कोई भी बुक्स उठाइएगा, कोई लेक्चर उठाइएगा, इतना डिटेल्स आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो पैसिव में अगर आप देखेंगे तो तीन चीज़ें हैं। एक होता है क्या, संधारित्र, एक नाम होता है संधारित्र, और हिंदी नाम शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना हो, इंग्लिश नाम बोलूँगा तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये नाम तो सुना हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी नाम हमको पता नहीं रहता है। जो नहीं पढ़े लोग हैं वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, और जो पढ़े हैं वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं। मतलब वो क्या हो गया है, इंग्लिश का वो शब्द हमारे हिंदी में मिल गया है, या हिंदी की एक वेकेबलरी बन गया है। तो वैसे ही आप देखेंगे तो अक्सर इसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसर। और पक्का मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग इसी गोले पर रहते होंगे तो कंडेंसर अब तक ज़रूर कभी ना कभी सुने होंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इतने उम्र में तो कंडेंसर कहीं ना कहीं आप सुन ही लिए होंगे कि पंखे का कंडेंसर ख़राब हो गया है, और भी कई जगहों पे आप कंडेंसर का नाम सुने होंगे, संधारित्र। अच्छा इंग्लिश में अगर आप इसको देखें तो एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा तो पहला तो हो गया क्या, संधारित्र। दूसरा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। इंग्लिश में बोल देते हैं हम क्या, रेसिस्टर। ये भी नाम सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, रजिस्टर नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने वाला, रेसिस्टर बोल रहा हूँ मैं। प्रतिरोधक क्या है समझा रहा हूँ। और तीसरा बिंदु क्या है, उसको हम बोल देते हैं कि प्रेरकत्व। कई जगहों पे उसको प्रेरकत्व बोला जाता है, इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे इंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंडक्टर। और कई जगहों पे आप इसको देखेंगे तो इसका नाम होता है क्या, प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली इसका नाम होता है। तो कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव, कौन से कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट है, निष्क्रिय कंपोनेंट है, और उसमें अगर इन तीनों में से कोई एक है तो वो सही हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा भी पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट निष्क्रिय एलिमेंट नहीं है, निष्क्रिय अवयव नहीं है, तो वहाँ आप अगर ये तीन दिए हैं तो इनको छोड़कर जो भी आएगा वो लगा देंगे। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न शुरू हो गया होगा, अगर आप पढ़ना सही से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो देखो ये तो रटने वाला हो गया, आपने रट लिया, मैंने बता दिया कि हाँ ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय है, और आपने रट्टा मार लिया, क्वेश्चन बना लिया। लेकिन हमारे दिमाग में एक मूल प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ये संधारित्र है क्या, ये क्या काम करता है, ये प्रतिरोधक क्या है, ये क्या काम करता है, और ये प्रेरण कुंडली या प्रेरकत्व जो है वो क्या काम करता है। तो अभी उसको हम डिटेल से देखेंगे।
पहले थोड़ा सा सक्रिय का नाम ले लेते हैं, फिर एक एक का इसमें स्टडी करेंगे हम। देखिए सक्रिय में एक तो आप डायोड ले सकते हैं। डायोड क्या है अभी आगे हम पढ़ेंगे। आज जो डायोड बन रहे हैं ना उनका नाम होता है संधि डायोड, अभी समझाऊंगा मैं इसके बारे में। डायोड हो गया। वैसे ही आप ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है ये भी मैं बताऊंगा अभी। ट्रांजिस्टर ऐसे ही आप चाहें तो एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, उसको भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो इंटीग्रेटेड सर्किट ले सकते हैं जिसको आप आईसी बोलते हैं। और ऐसे ही और इसमें चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं जो सक्रिय अवयव का काम करते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे ही आईसी जिसका नाम आप सुने होते हैं कि आईसी जल गया है, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत परिपथ। 1958 से पहले आईसी नहीं होती थी। कैसे आईसी का क्या इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, अभी हम देखेंगे। तो ये हो गए सक्रिय। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले तो यही हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं और सक्रिय अवयव क्या होते हैं, इसका कुछ परिभाषा भी होता है क्या? होता है। देखिए निष्क्रिय अवयव मतलब क्या होता है, मोटी मोटी बातें हम समझ लेते हैं यहाँ पे, अदरवाइज तो इसमें हम डिटेल में जाने लगें तो कई चीज़ों में आपको उलझन हो जाएगी। तो निष्क्रिय अवयव का मतलब होता है ऐसे अवयव जो किसी धारा को, वोल्टेज को या किसी संकेत को बढ़ाते नहीं हैं, एम्प्लीफाई नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? निष्क्रिय अवयव किसी भी संकेत को, किसी भी जो हम इनपुट देंगे, निवेश जो भी लगाएंगे उसमें, उस निवेशी को ये बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। निर्गत बोलते हैं कौन? जो बाद में निकलता है, जो पहले लगाते से, मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे हैं, आप 100 रुपये उसमें लगा दिए, तो उस 100 रुपये को हम बोलते हैं वो निवेशी है, और उससे आपको 200 रुपये की कमाई हो गई तो हम बोलेंगे 200 क्या है? निर्गत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो निष्क्रिय अवयव होते हैं वो किसी विद्युत परिपथ के में जो भी चीज़ लगाते हैं हम, चाहे धारा हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे प्रतिरोध हो, कुछ भी लगाते हैं तो उसको बढ़ाते नहीं हैं, ये उसको बढ़ाते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ और क्या है कि ये पावर सप्लाई नहीं करते हैं, पावर सप्लाई नहीं करते हैं। बस दो बात आपके दिमाग में रखना है यहाँ पे कि निष्क्रिय अवयव क्या करते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जो भी निवेशी लगाया जाता है, वोल्टेज, आप धारा लगा लीजिए, कुछ भी जो भी निवेशी लगाएंगे हम, उस निवेशी को बढ़ाता नहीं है, एम्प्लीफाई नहीं करता है। और दूसरा काम क्या है इसका कि ये पावर सप्लाई नहीं करता है। मतलब ये पावर सप्लाई करने का काम नहीं करेगा, बल्कि आप दिमाग में रख लीजिए कि रिस्टोर करेगा, संचित करेगा कुछ। पावर सप्लाई नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? कुछ संचित करेगा, कुछ इकट्ठा करेगा। अभी हम इनका जब परिभाषा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ सकता है कि ये परिपथ क्या है, और आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में परिपथ लिखा हुआ है। हाँ, इसमें नहीं, जो सूचना प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली तो बार बार आएगा ये परिपथ। बाकी आप जो साइंस वाले, मेंस के जो साइंस वाले सिलेबस हैं उसमें आप देखिएगा विद्युत एवं विद्युत परिपथ ऐसा लिखा है, परिपथों के प्रकार। देखिए परिपथ क्या होता है? कोई भी ऐसा रास्ता जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। भाई अगर हमसे कोई पूछेगा रोड क्या है, तो बोलेंगे रोड एक ऐसी संरचना है जिस पर कार बाइक चल जाए। वैसे ही क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ एक ऐसा पथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो परिपथ नहीं है, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो जा रही है तो वो परिपथ है। और परिपथ कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा गया है क्या? आईसी। सी मतलब सर्किट, परिपथ, और आई मतलब क्या? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? समन्वित, कई चीज़ें उस पर जुड़ी गई, इसलिए इसका नाम दिया गया है आईसी। तो परिपथ तो खैर साइंस का जब लेक्चर है पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, जितना आवश्यक है उतना मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि परिपथ आपके दिमाग में अगर आया होगा तो आप समझ लीजिए कि परिपथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अच्छा, तो निष्क्रिय अवयव का परिभाषा आप क्या देंगे? लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि
ये किसी विद्युत परिपथ में लगे हुए ऐसे अवयव होते हैं जो पावर सप्लाई नहीं करते हैं और साथ ही ये किसी भी निवेशी को प्रवर्धित नहीं करते हैं, किसी भी निवेशी को प्रवर्धित नहीं करते हैं। अब आता है सक्रिय अवयव। तो सक्रिय अवयव का परिभाषा इसका उल्टा कर दीजिए। हम बोलेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में सक्रिय अवयव ऐसे अवयव होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, तो वो जो भी निवेशी लगाया जाता है, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो धारा हो, जो भी निवेशी उसमें हम लगाएंगे उस निवेशी को प्रवर्धित भी कर सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे प्रवर्धित, जब जरूरत नहीं रहेगा तो नहीं कराएंगे, लेकिन प्रवर्धित कर सकते हैं और ये पावर सप्लाई करते हैं। तो चलिए, अभी ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में से जो अर्धचालक युक्तियाँ हैं उनको हम देख रहे हैं कि निष्क्रिय अवयव, सक्रिय अवयव क्या है ये समझ लिए हैं। अब सक्रिय अवयव में कौन कौन सी चीज़ों का नाम है वो देख लिए हैं, और भी कुछ नए नाम आएंगे तो देख लेंगे। और निष्क्रिय अवयव में ये 3 हैं, इनको दिमाग में रखना है। अब हम लोग शुरू करेंगे, पहले इस निष्क्रिय अवयव जो हैं इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है, और फिर इन सक्रिय अवयव के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या है। तो संक्षिप्त में इनका परिचय ही हमको लेना है। शुरू करते हैं। तो निष्क्रिय अवयव में सबसे पहले टर्म आ रहा है क्या, संधारित्र। अब देखिए संधारित्र क्या है। संधारित्र जो होता है कंडेंसर, ये क्या करता है, आवेश का संचय करता है, आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। आवेश क्या है, पीछे लेक्चर जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको इसी सीरीज के। अब संधारित्र जो है ये क्या करते हैं, आवेश को संचित करते हैं। तो संधारित्र, अगर केवल हम बोलेंगे कि आवेश को संचित करते हैं तो उतना बेहतर इसका परिभाषा नहीं होगा, इसलिए मैं इसको परिभाषा केवल लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे तो अपने शब्दों में इसका आंसर दे पाएंगे आप। देखिए संधारित्र मतलब क्या होता है कि कोई एक चालक रहे, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ चालक लिया है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये एक चालक मैं लिया हूँ। चालक मतलब जिस पे आवेश बह सके या जिसमें धारा बह सके। अब मैंने एक चालक लिया है, इस चालक को मैंने आवेश देना शुरू किया, आवेश देना इसको शुरू किया। अब हुआ ऐसा कि मान लेते हैं, अभी आप कूलाम समझ जाए तो कूलाम में मानिए इसने क्या किया, 10 कूलाम का आवेश इकट्ठा कर पाया, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। मैंने देखा कि ये जो चालक इतना बड़ा है, इसने 10 कूलाम का आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमने उसको देखा कि मैं उसको 2 आवेश और दे रहा हूँ तो 2 आवेश नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका आकार ऐसा है कि उतने ही केवल आवेश ले पा रहा था वो। भाई खाना खाते समय ऐसा होता है ना कि हम खाना खाते हैं, 5 रोटी 6 रोटी 10 रोटी जो भी फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए 8 रोटी मैंने खा लिया, अब उसके बाद पेट में ज़रा से भी जगह नहीं है और कोई कुछ भी खाने को बोलेगा तो कैसे खा पाऊँगा मैं, क्योंकि जितना रोटी मेरा पेट संचित कर सकता था, संचय कर सकता था, उतना कर लिया है। अब उसमें जगह ही नहीं है तो ज़रा सा भी अगर कुछ चीज़ें खाएंगे तो दिक्कत होगी। वही बात इसका है, क्योंकि इसका अच्छा मान लीजिए हमने 8 रोटी खाया और पेट में अब जगह नहीं है। अचानक अगर मान लीजिए कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा पेट बड़ा हो जाए, पेट जो है मेरा उसका आकार बढ़ जाए, तो आकार बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे, 2 4 10 रोटी और खा लेंगे उसमें। तो यहाँ बात क्या है कि जो चालक है ये एक निश्चित सीमा तक आवेश क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। अब हम चाहते हैं कि ये 10 कूलाम नहीं 10 से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आवेश इकट्ठा करे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे रूल बनाएंगे हम जिससे कि इसका आकार बढ़ाए बिना ही इसको और ज़्यादा आवेश इकट्ठा करवा देंगे। आकार बढ़ाए बिना ही इसमें आवेश और ज़्यादा रखने की क्षमता पैदा कर देंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, संधारित्र। अब ये बेसिक बात समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसका टेक्निकल बात देखते हैं। देखिए इसका परिभाषा तो क्लियर है, इसे समझ लीजिए।
कि कोई भी ऐसा चालक जिसमें उसके आकार को बढ़ाए बिना ही और अधिक आवेश का संचय किया जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये है एक प्लेट हमने लिया, इसका आकार भी कई होता है। कुछ समांतर प्लेट संधारित्र होता है, कुछ गोलीय संधारित्र होते हैं, कुछ बेलनाकार संधारित्र होते हैं। आकार के अनुसार डिपेंड करता है। एक समझेंगे आप तो बाकी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मैंने एक प्लेट लिया। प्लेट मतलब जरूरी नहीं कि जो खाना खाते हैं वही प्लेट, कोई भी ऐसी चीज़ हमने एक टुकड़ा ले लिया तो उसका नाम प्लेट दे देते हैं भौतिकी में। प्लेट मतलब केवल खाना खाने वाला प्लेट नहीं है, वो तो कॉमन सेंस में या कॉमन लाइफ में वो चलता है। तो एक प्लेट मैंने ऐसा ले लिया, इस प्लेट को मैंने दिया आवेश। ये देखिए, मैं यहाँ से +1 +2 +3 +4 ऐसे मैंने आवेश इसको देना शुरू किया। मान लिया कि ये पूरे आवेश कितने हैं, Q आवेश दिया तो ये आवेश धनात्मक रूप से पूरा इस पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। एक समय के बाद ये बोलेगा कि अब मुझे आवेश रखने की आवश्यकता नहीं है या उसके पास शक्ति नहीं है कि आवेश रखे हो। तो हमारे पास दो रास्ता है कि या तो इस प्लेट को बड़ा कर दें तो और आवेश आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका आकार हमें बढ़ाना है ही नहीं। अगर हम कंडेंसर का आकार बढ़ाने लगेंगे, इतने बड़े बड़े कंडेंसर अगर पंखे में लगाएंगे तब तो हो गया काम। और पंखा तो चलो ठीक है, अलग बात है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में, छोटे छोटे जो संरचनाएं हैं उसमें हम अगर बड़े बड़े कंडेंसर लगाएंगे तब तो संभव है नहीं, बहुत बड़े बड़े अपैरेटस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके आकार को बिना बढ़ाए ही इसमें आवेश के संचय होने की क्षमता को बढ़ाएंगे। कैसे, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो प्लस होता है, प्लस आवेश अपना कोई इधर एक शक्ति बनाएगा और जैसे ही यहाँ पे एक और प्लेट ला के रख देंगे, कहीं से एक और प्लेट लेके आते हैं, तो विद्युत में ये नियम है कि जैसे ही एक प्लेट को किसी दूसरे प्लेट के पास लाते हैं तो वो प्रेरित हो जाती है। जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट गया जो नहीं पढ़ता है, तो मजबूरी में उसको भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही ना पढ़े लेकिन किताब खोल कर उधर देखना पड़ेगा उसको। प्रेरित हो जाएगा वो, क्योंकि और कोई उससे बात करने के लिए वहाँ मिलेगा नहीं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। 2-4 दिन तो हो सकता है कि वो किताब खोल कर केवल बैठेगा, पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर मजबूर हो जाएगा कि यार सब पढ़ते हैं मैं भी पढ़ने लगूँ, धीरे धीरे वो भी पढ़ने लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। किसी व्यक्ति को देखकर उसके गुणों से प्रभावित हो जाना क्या है, प्रेरण है। तो देखिए क्या होगा कि जैसे ये धन आवेश है तो नियम दिया गया है कि धन आवेश यहाँ पे है ना, जैसे ही एक प्लेट को इसके समीप लेकर आओगे, टच नहीं करना है, टच कर दोगे तब तो इस पर भी प्लस ही आ जाएगा, थोड़ा दूर रखना है। तो इस पर अपने आप ही क्या हो जाता है, इसके इस सिरे पर, पास वाले सिरे पर अगर ये Q दिए हैं ना, टोटल जितना है उस टोटल के बराबर माइनस आवेश आ जाता है। मैं इसको +Q टोटल को बोल दे रहा हूँ और यहाँ एक तरफ वाले को -Q बोल दे रहा हूँ। और फिर जो दूर वाला है उस पर क्या बन जाता है, धनावेश बन जाता है। देखो साइंस की तरह इसको मत पढ़ो, समझ लो कि कोई आप सर्कस देख रहे हो, यहाँ पे एक प्लेट है, इसको धन आवेश दे दिया गया, अब इससे ज़्यादा आवेश नहीं ले पा रहा है तो हमने क्या किया, एक और प्लेट इसके पास लेकर आए। और ये एक ऐसा रूल है कि जैसे ही इस प्लेट को यहाँ लाओगे तो जितना इस पर आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश इसके पास वाले सिरे पर आ जाएगा और ठीक उतना ही धनावेश क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले सिरे पर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये धनात्मक है तो इसका कुछ विभव होगा। विभव क्या है वो भी समझा देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसको समझ लीजिए आप। ये क्या करेगा, बस इतना समझ लीजिए कि धन वाले का विभव धनात्मक होता है, ऋण वाले का विभव ऋणात्मक होता है। धन वालों का विभव धनात्मक, ऋण वालों का विभव ऋणात्मक। तो देखिए क्या होगा, अब ये माइनस जो है क्या करेगा, इसके विभव को कम करना चाहेगा, मतलब इस प्लस के प्रभाव को माइनस वाला कम करना चाहेगा। और ये प्लस वाला क्या चाहेगा, इसके प्रभाव को बढ़ाना। ये प्लस वाला इसके प्रभाव को बढ़ाना चाहेगा और ये माइनस वाला इसके प्रभाव को घटाना चाहेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि इन दोनों में ज़्यादा असर किसका पड़ेगा, जो पास है उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। तो माइनस वाले का असर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, इसके विभव को घटा देगा, वो
जो धनात्मक का पहले विभव था उसके विभव को घटा देगा, और घटा देगा तो और आवेश ये इसके ऊपर जा सकता है। अच्छा, अभी आपको उलझन हो ही रही होगी, तो 5 मिनट लगा लेते हैं हम लोग विभव पर। 5 मिनट हम लोग लगा लेते हैं विभव पर। इसको हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विभव क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा अगर कभी कहीं आग जला दें हम, तो उस आग के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, और उस क्षेत्र में हम अगर खड़े हैं तो हमको गर्माहट फील होती है, उस आग का तपन हमको लगता है, और एक निश्चित दूरी के बाद चले जाते हैं तो हमको आग का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ना उसकी गर्माहट हमको फील नहीं होती है। लेकिन जो आग जल रहा है, उस आग के जैसे ही पास जाएंगे, और पास जाएंगे तो गर्माहट तेज होती जाएगी, दूर जाएंगे तो गर्माहट कम होती जाएगी। तो आग का अपना एक क्षेत्र होता है। ऐसे ही आप एक चुंबक को देखेंगे, तो एक चुंबक को कहीं हम रख देंगे तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनता है कि उसमें किसी दूसरे चुंबक को ले जाएंगे तो वो भी खींचने लगेगा, और अगर किसी लोहे के कण को ले जाएंगे तो वो भी उस पर बल लगेगा, वो खींचने लगेगा उसके तरफ। हाँ, चुंबक आप ले जाएंगे और चुंबक का ध्रुव अगर सेम ले जाएंगे तो देखेंगे कि भागेगा, वो प्रतिकर्षित होगा, और एक अलग अलग ध्रुव लेकर जाएंगे तो क्या होगा? आकर्षित होगा। तो हम बोल देंगे कि वो क्या है? चुंबक का क्षेत्र है। चुंबक का एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र तक ही केवल उसका बल अनुभव होगा, उस क्षेत्र के बाहर उसका बल अनुभव नहीं होगा। और जनरल आप समझिए, आप देखते हैं कुछ मोहल्लों में, गाँव में एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दादा टाइप के होते हैं, उनसे लोग डरते हैं या उनका प्रभाव रहता है। तो उनका एक क्षेत्र है, एक मोहल्ले तक, 2 मोहल्ले तक, एक ज़िले तक उनका क्या है? एक प्रभाव है, क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें अगर उनको कोई देखता है तो उसके ऊपर बल लगता है या उनको नमस्कार ठोकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर कोई व्यक्ति, जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे कोई व्यक्ति दादा है, तो मेरे घर के आसपास लोग उसको जान रहे हैं। अगर वो यहाँ से चला जाए बिहार में, तो वहाँ पे क्या पता लोगों कि वो कौन है कौन नहीं है। एक कमज़ोर व्यक्ति भी उसको पीट देगा, क्योंकि उसका क्षेत्र वहाँ है ही नहीं। तो क्षेत्र का मतलब होता है आसपास का जो एरिया है उसमें उसका प्रभाव फील होना। तो आप समझ गए होंगे व्यवहारिक तरीके से। ऐसे ही क्या होता है, जब कोई आवेश हम रखते हैं ना, आवेश चार्ज रखते हैं, तो अगर चुंबक अपना क्षेत्र बना सकता है, आग जलती है तो वो अपना क्षेत्र बना सकता है, एक कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र बना सकता है, तो वैसे ही ये आवेश भी क्या करता है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। अपने चारों ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ तक क्षेत्र बना लिया है, और इस क्षेत्र में अगर जैसे ये प्लस आवेश है ना, तो माइनस आवेश को लाके यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? वो खींचने लगेगा इसके तरफ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आवेशों में क्या होता है? खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। और इसी प्रकार का आवेश अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित होने लगेगा। ये क्या करेगा? उसको दूर फेंकेगा। तो जहाँ तक ये बल अनुभव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र आप समझ गए। तो देखिए, मैं क्या करूँगा कि एक आवेश लिया और इसका मान लिया कि विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है? अनंत तक है। देखिए, किसी चीज़ को अगर हम 2 मीटर तक मापेंगे तो आप ही पूछेंगे और 3 मीटर हो जाए तब क्या होगा? अगर मैं 5 मीटर पढ़ा दूंगा तो बोलेंगे 6 मीटर होगा, तब क्या होगा? इसलिए आप क्वेश्चन पलट के ना पूछ सके, हम क्या बोलते हैं? अनंत तक हो, ऐसे जगह तक रहे। अनंत को किस सबके दिमाग में अलग अलग है। अनंत कोई सोचता होगा कि यहाँ से 10-20 करोड़ के बाद अनंत होता होगा, कोई कुछ और सोचता होगा। सबके लिए अनंत अपने हिसाब से मान सकता है वो, जिसका अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है? अनंत तक है, और मेरे हिसाब से अनंत मान लीजिए यहाँ है। तो इस अनंत से अगर मैं एक धनावेश को लेकर आता हूँ, तो इसको यहाँ लेके आने में, जैसे मान लीजिए भी धन है और ये भी क्या है? धन है, तो प्रतिकर्षित होगा ना। ये क्या करेगा? उसको उधर फेंकेगा। और मैं पकड़ के लेके आ रहा हूँ या कोई मशीन पकड़ के लेके आ रहा है उसको, तो पकड़ के लेके आएगा तो हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर इस बिंदु तक लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य करना पड़ेगा। इस बिंदु पर लेके आना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा। इस बिंदु तक लेके आना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा। और जो हमको कार्य करना पड़ेगा
उसी को हम क्या बोल देते हैं, विभव। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे हम बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को, आप नोट करते जाइएगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, वैद्युत विभव है। देखिए इस बिंदु का अलग होगा, इस बिंदु का अलग होगा, इस बिंदु का अलग होगा, क्योंकि हर बिंदु पे अलग अलग ये क्या कर रहा होगा, उसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा। जैसे आग जलाने के बाद आप पास जाते हैं तो कहीं गर्माहट ज़्यादा लगती है, थोड़ा दूर जाते हैं गर्माहट कम लगती है। एकदम सेम वही बात है कि इसके पास लेकर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और थोड़ा दूर उससे लेकर जाएंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे विभव को कि एक आवेश अपने चारों ओर क्या कर लेता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है और उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से कोई एक धनावेश को लेके आने में जो भी कार्य करना पड़ता है, आपको नहीं सोचना है कि लेके कौन आएगा, भाई कोई किसी मशीन के थ्रू आ रहा होगा, वो कोई व्यक्ति ला रहा है तो व्यक्ति लाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बट लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, विभव। अब देखिए हम आवेश लेके आ रहे हैं +1, जैसे मान लीजिए हम +1 न लेकर आकर हम लेके आते हैं आवेश क्या, Q लेकर आते हैं, Q1 कर देता हूं मैं, और Q1 आवेश को जब A तक लेकर आया यहाँ पे तो कार्य कितना करना पड़ा, W। तो आप देखिए Q1 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W। तो एक आवेश को लेने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बटा में Q1। परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो हमने देखा कि Q1 को लाने में अगर कार्य हमको W करना पड़ रहा है A तक, बिंदु A का अलग होगा, बिंदु B का अलग होगा, बिंदु C का अलग होगा, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग होगा। तो Q1 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W। तो एक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ गया, W बटा में Q1, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, विभव। अब देखिए यहाँ पे परीक्षण आवेश की बात आती है। अब वो अपन उतना डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, बस ये परिभाषा आप समझ लीजिए, और साइंस में और पढ़ेंगे इसको। V बराबर क्या आ गया, W बटा में Q केवल कर दीजिए, Q1 को मैं Q कर दूं तो Q कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, विभव। इस विभव का मात्रक क्या होता है, बोल्ट। बोल्ट एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पर बोल्ट कहा जा रहा है। अदरवाइज कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो इसका रियल मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम। जूल प्रति कुलाम बोल सकते हैं या फिर बोल्ट बोल सकते हैं, खैर ये साइंस का मुद्दा है। अब देखिए ऐसे ही एक और शब्द प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं, विभवांतर। अगर हिंदी आप पढ़े होंगे तो इसका विच्छेद कर दीजिए, विभव प्लस अंतर। विभवांतर का अगर हम विच्छेद करें तो विभव प्लस अंतर मतलब क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम क्या बोल देते हैं, विभवांतर। इस A बिंदु का विभव कुछ अलग होगा, इस बिंदु को B में मान लेता हूं तो इसका विभव कुछ और होगा, और दोनों के विभव के अंतर को निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, विभवांतर। अर्थात विभवांतर को कभी समझाना है आपको किसी को तो आप बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर कहते हैं। और एकांक धनावेश भी नहीं बोलना, आप सिंपल बोल सकते हैं अगर दिक्कत है तो, कि विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर है क्या, विभव ही तो है, इसलिए उसका मात्रक में कोई अंतर जाना नहीं है, मात्रक तो वही आएगा। भाई विभव में से विभव घटाएंगे तो कुछ और तो बन नहीं जाएगा, तो है तो विभव ही है, इसलिए उसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। अब आप विभव और ये बात समझ गए हैं तो एक लगे हाथों वोल्टेज, वोल्टेज भी एक दो बार मैं बोला हूँ, और इस वोल्टेज को भी समझ लीजिए। देखिए वोल्टेज भी लगभग यही बात है। तो अब से अगर कोई अगर आपसे पूछता है वोल्टेज क्या है, तो बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को वोल्टेज कहते हैं। विभवांतर को वोल्टेज हम बोल सकते हैं। हालांकि टेक्निकल अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें अंतर और बन जाएगा, लेकिन एक और ऐसी चीज़ मुझे यूज करनी पड़ेगी, फिर उसको बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, विशेष विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं।
आप बस दिमाग में रखिए कि विभवांतर को हम वोल्टेज बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बैटरी जो होती है ना, उस बैटरी के एक सिरे का विभव कुछ अलग होता है, धन वाले का धनात्मक रहता है, ऋण वाले का ऋणात्मक रहता है। उनके बीच के जो हम अंतर निकालते हैं उसको वोल्टेज बोल देते हैं। तो एक अलग मुद्दा है, उसको छोड़ते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये विभवांतर और विभव समझ गए होंगे, और ये अगर समझ गए हैं तो अब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? देखिए, मैंने बताया कि जो विभव होता है वो क्या होता है, W बटा में Q। तो अब क्या करेंगे हम कि अगर इसको प्लस आवेश हमने दिया था तो इतना यहाँ पे माइनस आ गया था, इधर इतना प्लस आ गया था। माइनस वाला बोल रहा था कि क्या करेंगे, माइनस वाला इसको कम कर रहा था, धन वाला इसको बढ़ा रहा था। जो पास रहेगा असर उसी का होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनावेश की जो क्षमता है कुछ कम हो जाएगी। और एक टर्म संधारित्र जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक टर्म और हम सुन लेते हैं, क्या, धारिता। धारिता जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। धारिता, धारिता क्या होती है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। C बराबर क्या होता है, Q बटा में V। C बराबर होता है Q बटा में V। अगर आप पीछे के लेक्चर देखे हैं मेरा, तो बहुत आराम से इसका परिभाषा बता सकते हैं, क्योंकि जब बटा में रहता है तो हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश तथा उस आवेश के कारण बनने वाले वोल्टेज या विभव के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, धारिता। और धारिता जो होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल का। इसका Q का क्या हो जाएगा, कूलाम। और V का क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब ये धारिता मतलब क्या, तो कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश रख रहा है उसी की मात्रा को हम क्या बोल देते हैं, धारिता। कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश का धारण कर ले रहा है, कितना आवेश रख पा रहा है, वो उस चालक की क्या है, धारिता है। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये चालक है ना, तो इस चालक को हमने Q आवेश दिया। तो Q आवेश दिया तो मान लीजिए कि विभव क्या हो गया, V हो गया इसका। तो इसका धारिता क्या हो गया, C बराबर Q बटा में V। अब जैसे ही दूसरी प्लेट लेकर आए, ध्यान समझिएगा इस बात को, जैसे ही दूसरी प्लेट लेकर आए तो यहाँ माइनस बन गया, जितना प्लस है यहाँ पे उतना ही माइनस बन गया, और उतना ही इधर प्लस बन गया। अब देखिए, प्लस वाला बोलेगा कि मैं इसका विभव बढ़ाऊंगा, माइनस वाला बोलेगा मैं घटाऊंगा। जो पास में है उसी का तो असर पड़ेगा। तो फाइनली क्या होगा कि इन दोनों के मिलने के बाद भी, इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद भी इसका विभव थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो विभव जैसे ही घटेगा, तो इस फॉर्मूले को देखिए आप लोग कि विभव कम हो गया तो C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सीधी बात देख रहे हैं हम कि क्या हो जाएगा, V घट गया। C व्युत्क्रमानुपाती है किसके, V के। तो अगर V घट जाएगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और C जैसे ही बढ़ेगा तो कुछ और आवेश उस पर आ जाएगा, मतलब आकार को बिना बढ़ाए कुछ और आवेश देंगे इसको हम। और फिर ऐसे ही एक बार फिर इसको सुन लीजिए कि हमने इसको Q आवेश दिया, और Q आवेश देने से, प्लस आवेश देने से कुछ विभव बनेगा ही, क्योंकि आवेश इकट्ठा होते हैं तो विभव बनता है। तो हमने बोला कि उसकी धारिता कितनी है, C बराबर Q बटा में V। अब अगर मैं दूसरा प्लेट एक और लेके आ रहा हूँ, तो प्रेरण के द्वारा अपने आप ही ये जितना इस पर हमने Q दिया है प्लस का, एकदम उतना ही माइनस का आवेश इधर बन जाएगा और प्लस का आवेश इधर बन जाएगा। तो माइनस वाला क्या करेगा, घटाना चाहेगा इसके विभव को, क्योंकि माइनस आवेश किसी को देते हैं तो उसका विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। उसका विभव ऋणात्मक होता है। और अगर आप धन आवेश किसी को देते हैं तो उसका विभव कैसा बनता है, धनात्मक। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि ऋणात्मक आवेश देंगे तो विभव ऋणात्मक होगा, धनात्मक आवेश देंगे विभव धनात्मक होगा। तो ये ऋण वाला क्या करेगा, घटाना चाहेगा, धन वाला बढ़ाना चाहेगा। पास ये है, इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, अंततः इसका विभव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप खुद देखिए कि जब विभव जैसे ही कम होगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात और ज़्यादा आवेश ये क्या करेगा, ले लेगा।
तो हमने देखा कि इस चालक का आकार बदले बिना ही इसकी धारिता को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसके आवेश रखने की सीमा को हमने बढ़ा दिया। अब अगर ये बात आप दिमाग में फिट कर लिए हैं तो देखिए अब इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे चालक ले लिया, फिर क्या होगा, इस पर माइनस बनेगा, इस पर प्लस बनेगा, तो फिर क्या होगा, ये माइनस वाला फिर घटाना चाहेगा। तो ऐसे ही कई प्लेट जोड़ लेते हैं। अगर आप कभी कंडेंसर निकाल के देखेंगे तो कंडेंसर ऐसे ही बना हुआ है और इन प्लेटों के बीच में कोई कुचालक चीज़ भर देते हैं। कुचालक क्या है समझ गए होंगे आप, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कुछ भी ऐसी चीज़ इसके अंदर भर देंगे जो क्या रहे, धारा जिसमें नहीं बहती हो या आवेश जिसमें चल नहीं पाता हो। अब देखिए ये तो इतना चाहे उतना लगा लें हम। अब थोड़ा सा और दिमाग इसमें लगा दिया गया क्या, कि एक तार लिए, तार से इधर प्लेट को जोड़कर क्या कर दिया गया, पृथ्वी में जोड़ दिया गया, पृथ्वी के अंदर अर्थिंग में जोड़ दिया गया। तो जैसे ही अर्थिंग में हम जोड़ेंगे ना तो पृथ्वी का विभव होता है शून्य। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी चालक है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ ऋणात्मक आवेश देने से वो ऋणात्मक नहीं हो जाएगी और कुछ धनात्मक आवेश देने से वो क्या, धनात्मक नहीं हो जाएगी। शून्य होता है पृथ्वी का विभव। और ऋण जिसका रहता है उसका विभव ऋण, जिसका धन विभव रहता है उसका विभव धन प्लस होता है। तो देखिए अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि अगर विभव किसी का धन है, किसी का विभव ऋण है और किसी का विभव शून्य है, और इनको अगर हम तार से जोड़ दें, ऐसे तार से जोड़ दें, तीनों को ऐसे जोड़ देता हूँ, आप बना लीजिएगा ऐसे, तो हमेशा जो देखिए ये विभव क्या है, उच्च है, ज़्यादा विभव है, प्लस ज़्यादा विभव है, ये माइनस का विभव है, ये शून्य है। तो जो आवेश होते हैं, आवेश हमेशा कैसे बहते हैं, आवेश मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा बहते हैं कैसे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, कम विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चलेंगे, ए बी सी नाम दे देता हूँ मैं, ये ए बी सी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तीनों को साथ नहीं जोड़ेंगे, दो दो को जोड़ेंगे, वो तो मैं ऐसे तीनों को जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो ए से बी पर जाएगा क्योंकि ये कम है, सॉरी बी से ए पर आएंगे क्योंकि बी कम है और ये प्लस है। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, जीरो। अब बताइए जीरो बड़ा है या फिर माइनस वाला बड़ा है, तो जीरो बड़ा है ना। मैं 1 रुपये भी कर्ज नहीं लिया हूँ तो ठीक हूँ, अगर मैं 200 रुपये कर्ज लिया हूँ तो फिर मेरी औकात तो कमी हो जाएगी ना, 200 रुपये ऋण हमारे पहले शून्य था। तो वैसे ही शून्य बड़ा हो जाएगा, ऋण कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऋण से कहाँ आएंगे, शून्य पर आएंगे। अब ये बात आप आसानी से देख सकते हैं कि निम्न से कम पे आते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव पर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्लस वाले से माइनस पर जाएगा जोड़ेंगे, तो अगर जीरो और प्लस को जोड़ेंगे तो कहाँ होगा, जीरो से प्लस पर जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस से जीरो पर आएगा। तो पृथ्वी का विभव क्या है, जीरो है ना। तो इसलिए ये सारे प्लस जो आवेश हैं ये क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्लस आवेश को उदासीन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो क्या फ़ायदा होगा, जो ये प्लस वाला थोड़ा जोर लगा रहे थे इसके विभव को बढ़ाने का, अब वो जोर भी इनका ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ क्या ऋण बच गया, तो ये ऋण वाला और ज़्यादा घटा देगा इसको, क्योंकि पहले तो ये भी कुछ बढ़ा रहा था ना, अब तो उसको हमने ख़त्म ही कर दिया, सफाया कर दिया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन हैं ये केवल यही बच जाएंगे, तो ये पूरा अपने ताकत से इसके विभव को कम करेंगे, और जैसे ही विभव को कम करेंगे तो आप दिमाग में रखिए C बराबर क्या है, Q बटा में V, और C V जैसे ही कम होगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आ गई होगी बात कि संधारित्र क्या है। कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाना या उसके अंदर आवेश संचित करने की मात्रा को बढ़ाना ही क्या है, संधारित्र ऐसा काम करता है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता अर्थात आवेश रखने की क्षमता को बढ़ा देता है।
तो संधारित्र आप समझ गए। संधारित्र कई प्रकार के बनते हैं। आप देखेंगे रेडियो, टीवी, मोबाइल में संधारित्र इतने छोटे छोटे लगे रहते हैं, और ऐसे ही पंखे में आप देखेंगे थोड़े बड़े बड़े हैं। तो अलग अलग आकार दिया जाता है। जैसे रोटी आप बनाते हैं, आपकी मर्जी है, आप रोटी को चाहो तो पराठा जैसा कर दो, 3 कोना कर दो। आप चाहो तो अगर जिसको बनाने नहीं आता है वो लंबा बेल देता है। खाना तो हमें है ना, हमारी मर्जी, हम कैसे ही बनाएं। वैसे ही इस प्रिंसिपल को आधार बनाकर जो मैंने बताया है, आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब संधारित्र को हमने समझ लिया। थोड़ा सा इसको अपने एग्ज़ाम के अनुरूप और मोड़ लेते हैं। संधारित्र मैंने क्या बताया कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। और धारिता क्या है? आवेश रखने की मात्रा। तो संधारित्र हमको समझ में आ गया। कुल मिला के आप बोल सकते हैं क्या है? संधारित्र आवेश का संचय करता है। और देखिए, किताब में या जनरल आप अगर स्टडी करेंगे तो यही लिखा होगा कि संधारित्र क्या करते हैं? आवेश को अपने अंदर संचय करते हैं, आवेश को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। बट ये ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको ढंग से ज्ञान होना चाहिए कि जैसे अब उसका आकार बढ़ा देंगे तब तो ऐसे ही उसमें आवेश आ जाएंगे। आकार बढ़ाए बिना ही अगर कर लें तब अच्छा है, और आकार बढ़ाए बिना ही किया जाता है, इसलिए इसको संधारित्र हम बोल रहे हैं। देखिए, तो आवेश क्या, संधारित्र क्या करता है? आवेशों का संग्रहण, एकत्रित, जो आपको अच्छा लगे, एकत्रित या संचय करता है। बस ये अपने दिमाग में रखना है आपको कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? आवेश का संचय करता है। जनरल ऐसे, और बाकी मैंने आपको बताया है, आप पीछे जाइए और फिर से उसको सुन लीजिए। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो क्या है? तो 2 प्लेट ले रहे थे ना ऐसे, बस 2 प्लेट ही इसका क्या है? सिंबल है। 2 प्लेट ही इसका क्या है? सिंबल है। ऐसा दिखाएंगे कभी, और सी से दिखाएंगे। सी क्यों? क्योंकि कैपेसिटर या कंडेंसर या कैपेसिटी हमने जो धारिता देखा वो सी से था, तो इसको सी से ऐसे सिंबल से दिखाते हैं और 2 ऐसे डंडी खींचते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इसका एक डंडी बड़ा एक डंडी छोटा करते हैं, फिर तो बातें बिगड़ जाएगी, वो बैटरी बन जाएगा। यहाँ आपको दोनों को क्या करना है? एक बराबर बराबर लेना है और 2 ऐसे लाइन खींच देना है, जिससे कि इसको जोड़ रहे हैं हम। तो क्या है ये? संधारित्र। अब देखो, संधारित्र जो मिलता है ना, वो 2 प्रकार का मिलता है। संधारित्र भी 2 प्रकार का मिलता है। 2 प्रकार का क्या? एक जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं क्या? फिक्स्ड, नियत, स्थाई बोल सकते हैं कि एकदम स्थाई इसकी क्षमता है। और दूसरा क्या होता है? परिवर्ती। जैसे मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया है कि एक कंडेंसर केवल 50 आवेश को रखेगा, 50 से ज़्यादा नहीं, जब भी रखेगा 50 ही रखेगा, तो वो स्थायी हो गया। और हमने ऐसा कर लिया है कि ये जो कंडेंसर है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 250 रख सकता है। तो हमने रेंज तय कर दिया है ना उसमें कि 50 रख लें, 60 रख लें, 70 रख लें, 80 रख लें, 250 तक रख सकते हैं। तो जिसका एक निश्चित सीमा दिया रहे कि कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना, उसको हम परिवर्ती बोलेंगे, क्योंकि उसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं। और एकदम फिक्स रहे कि उतना ही रखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थाई। तो इनका भी सिंबल बदल जाएगा। जो फिक्स होते हैं उनका सिंबल जो भी बता रहा था वैसे दीजिए, और परिवर्ती वाले का सिंबल आप क्या करिए? ऐसे तीर काट दीजिए इसमें एक। बहुत आसान है, अभी आगे देखेंगे, कई बार इसको देखना पड़ेगा आपको। ऐसे एक तीर इसमें कट लगा दिए, तो ये हो गया परिवर्ती। हम समझ जाएंगे कि एक जो कंडेंसर है इसकी क्षमता क्या है? घट बढ़ सकती है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो घट बढ़ नहीं सकती है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरे बिंदु पर अपन आते हैं। संधारित्र हमने पढ़ लिया, और संधारित्र आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बनते हैं बहुत छोटे छोटे बनते हैं। स्क्रीन पर आपको इमेज भी दिखेगा, उसको देख लीजिए। अच्छा, अब अगली बात करें हम किसका? प्रतिरोधक की। प्रतिरोधक, रेसिस्टर। देखिए, रेसिस्टर का मतलब क्या है? तो रेसिस्टर का मतलब है कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर विद्युत धारा कहीं कम भेजना है और ज़्यादा भेज देंगे तो अपैरेटस
जल सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। वो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और जितनी आवश्यकता रहती है उस आवश्यकता के अनुसार हम उसको मान दे देते हैं। तो प्रतिरोधक मतलब सीधी सी बात है क्या, वह उपकरण जो धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। अब प्रतिरोध से थोड़ा सा आपको बात समझ लेनी है कि केवल प्रतिरोध आप देखेंगे तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, और उस ओम के नियम में आपने पढ़ा था कि जो विभव, मैंने समझा ही दिया है अभी, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के, धारा के, और फिर V बराबर क्या आया था, आर आई। इसी आर को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। एक विद्वान थे जॉर्ज साइमन ओम ने इसकी बात किया था, और 10वीं क्लास के किताब में आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। नहीं याद हो तो टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इससे काम आपका चल जाएगा। तो ओम ने बताया था कि विभव जो होता है वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। V बराबर R इंटू आई, और R बराबर क्या आता है, V बटा में I। मतलब वोल्टेज या विभव बटा में धारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। विभव बटा में धारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो अब आप देखिए, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि ओम ने बताया था इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। ठीक है, इसलिए इसका मात्रक भी हो गया ओम। अब आगे देखिए कि प्रतिरोधक क्या है, समझ गए हैं आप। प्रतिरोधक क्या है, ऐसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के मान को क्या करता है, धारा के मान को कम करता है या धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक। इसको कैसे दिखाते हैं, तो प्रतिरोध है, इसको हम दिखाते हैं कैसे, ये एक लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध हो गया। तो ये प्रतिरोध कैसा है, फिक्स है। अगर ये नियत है, फिक्स्ड है, तो क्या है, हम बोलेंगे कि एक सर्टेन इसका मान है, बस 50 ओम है, 50 ओम इसका मान है, तो बस 50 ओम ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो फिक्स है। और अगर हम चाहें कि कुछ ऐसा प्रतिरोध लगा दें जो 2 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, अलग अलग मान हो जाए उसका, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्ती, और एक तीर ऐसे कट कर देते हैं, जैसे उसमें कर रहे थे वैसे यहाँ कर दिए। ये स्थायी वाला है और ये परिवर्ती वाला है। ठीक है, तो प्रतिरोध आप समझ गए। अब बात करते हैं हम प्रेरकत्व का। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेरकत्व का, कि प्रेरकत्व क्या होता है। देखिए, प्रेरकत्व, या इसको हम इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर। देखिए, ये इसके लिए फिर हम लोगों को एक फैराडे का नियम पढ़ना पड़ जाएगा। आप बेहतर ये है कि आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि प्रेरकत्व एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, तो परिपथ में स्टोर करता है चुंबकीय ऊर्जा को। ये क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करता है, और उस चुंबकीय ऊर्जा के स्टोर करके आप देखेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो कभी धारा कम हुई कभी ज़्यादा हुई तो उसको बैलेंस कर लेता है इंडक्टर। हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते हैं स्वप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, उसमें डिटेलिंग में इसकी बात होती है, अपने को इतना आवश्यकता है नहीं, बस आप समझ लीजिए कि ये परिपथ में क्या काम करते हैं। तो परिपथ में इनका काम होता है चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करना, और चुंबकीय ऊर्जा का स्टोर करके उस परिपथ में अगर कभी कम ज़्यादा कुछ होता है तो उसको ये बैलेंस कर लेता है। तो आप इतना इसके दिमाग में रखिए। और ये कैसे इसका सिंबल होता है, तो आप कुंडली लेंगे, ऐसे ऐसे कुंडली बनाएंगे। पहले मैं क्या कर रहा था, प्रतिरोध को ऐसे बना रहा था, केवल ऐसे ऐसे, इसको बनाना है कुंडली, और ऐसे कुंडली नुमा बना के दिखा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्थायी प्रेरकत्व है या प्रेरक कुंडली है। स्थायी प्रेरकत्व है, स्थायी प्रेरकत्व है। और अगर इसका भी मान घट बढ़ सके कि हाँ इतनी मैग्नेटिक ऊर्जा से
यहाँ तक की मैग्नेटिक ऊर्जा को कर सकता है, तो बीच में ऐसे तीर लगा देंगे, क्या बन जाएगा? परिवर्ती। परिवर्ती मतलब जिसका मान हम एडजस्ट कर सकें, कम ज़्यादा कर सकें, और स्थायी मतलब जिसका मान कम ज़्यादा करना हमारे बस में नहीं है, एक बार वो बन गया है बस फिक्स है कि उसी पर चलेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। तो बस आप परिवर्ती कहीं दिखाना हो तो क्या करेंगे? बीच में ऐसे तीर कट कर देंगे। तो अभी हमने संधारित्र पढ़ लिया, उसी बीच में हमने विभव भी पढ़ लिया, धारिता भी पढ़ लिया, और अभी हमने इंडक्टर को भी पढ़ लिया और रेसिस्टर को भी पढ़ लिया। अब जो निष्क्रिय अवयव थे वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, सक्रिय अवयव पढ़ते हैं। अब सक्रिय अवयव पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो क्या बन जाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? संधि डायोड। सबसे पहले इसमें बात आ रहा है क्या? संधि डायोड। तो संधि डायोड क्या है समझिए। संधि मतलब हिंदी आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? संधि। तो अगर हम कभी, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक पी प्रकार का अर्धचालक होगा, पीछे जाके आप पढ़िए, इसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होंगे? पी प्रकार में होल होंगे, और एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक पतली परत के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? संधि डायोड है। आप सिंपल बताएंगे, पीएन संधि डायोड, इसका नाम होता है क्या? पीएन संधि डायोड। आप सिर्फ ये बोलिए, ये जो यहाँ पे संधि हो रही है ना, इसलिए इसका नाम संधि डायोड बोल रहे हैं। आप सिर्फ ये बोलिए कि संधि डायोड पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को परस्पर एक पतली परत से जोड़ने पर बनता है। और ये जो पीएन संधि डायोड होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो पीएन संधि डायोड का कार्य मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करता है? एसी करंट को डीसी बना देता है। एसी करंट को डीसी बनाता है। और ख़ास बात यह है कि जब एसी को ये डीसी बनाता है तो दो प्रकार से बनाता है। एक बनाता है क्या? अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएन संधि डायोड बना है, इसकी खास बात यह है कि जब बैटरी, जैसे ये पीएन संधि डायोड है, ये पी और ये एन, अगर बैटरी के धन सिरे से इसको जोड़ोगे और माइनस सिरे से इसको जोड़ोगे तभी इसमें धारा बनेगी, नहीं तो धारा नहीं बनेगी। वो 12वीं क्लास में अगर डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो हमको पता है कि अग्र अभिनति, पश्च अभिनति में भी कुछ धारा बनती है, लेकिन उतना नहीं जाना है, हमको बस समझना है। अच्छा समझ लीजिए कि जब बैटरी के प्लस सिरे से पी को जोड़ेंगे और माइनस सिरे से एन को जोड़ेंगे तो इसका नाम हम क्या बोलते हैं? अग्र अभिनति। अब अभिनति नाम आ गया तो समझ लीजिए, अग्र अभिनति। क्या बताया कि पीएन संधि डायोड के पी वाले भाग को धन से जोड़ो, एन वाले भाग को ऋण से जोड़ो, तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति। और अग्र अभिनति में धारा प्रवाहित होती है। अग्र अभिनति में इससे धारा, मतलब इससे होकर धारा बहेगी। और अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया कि, यहाँ बताता हूँ, अगर आपने ऐसा किया कि ये पी और ये एन, इनमें से अगर आपने बैटरी का धन इधर ले लिया, इधर माइनस ले लिया और फिर जोड़ देंगे तो ये धारा नहीं बहने देता है। ये धारा अपने में से होकर नहीं बहने देगा, कंट्रोल कर लेगा। तो आप दिमाग, इसको बोलते हैं क्या? पश्च अभिनति। पश्च अभिनति, थोड़ी बहुत धारा इसमें भी बहती है लेकिन उसको नगण्य ही मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम जीएस पढ़ रहे हैं। पश्च अभिनति कोई पूछेगा क्या बताएंगे? जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को ऋण, बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं पश्च अभिनति। और इस पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अग्र अभिनति क्या है? जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के पी वाले भाग को धन से
एन वाले भाग को ऋण से जोड़ते हैं तो इसको हम अग्र अभिनति बोलते हैं और इस अवस्था में इसमें धारा बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो AC को DC में बदलता है। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब आप समझिए पहले कि AC धारा कैसे चलता है। पहले मैं बताया हूँ कि दोनों दिशाओं में से चलता है। ये क्या करेगा कि अर्ध तरंग, इसको जोड़ना पड़ता है, जोड़ने का कुछ विशेष तरीका होता है, वो तरीका अपने को नहीं पढ़ना है, बस समझिए ये कि जब ये क्या करे कि रुक रुक के धारा दे। ये धारा दिया मतलब इतने में धारा दिया, नीचे वाला आया तो बहने नहीं दिया, धारा नहीं दिया, फिर ऊपर वाला आया तो धारा दिया, फिर ऊपर वाला आया तो धारा दिया, फिर ऊपर वाला आया तो धारा दिया। देख रहे हैं, जब नीचे आ रहा है तब धारा नहीं दे रहा है, इसमें बहने ही नहीं दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा डायोड कैसे काम कर रहा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य कर रहा है। क्या इसका हमने दैनिक जीवन में कहीं उपयोग देखा है? देखे हैं। आप देखिएगा जब कोई फंक्शन होता है तो कुछ छोटी छोटी LED लगाई जाती हैं, सजावट होता है, और वो क्या होता है, जलती हैं बुझती हैं, जलती हैं बुझती हैं। तो वो इसी के कारण होता है। उसमें PN संधि डायोड को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि वो क्या करता है, रुक रुक कर धारा देता है, और रुक रुक कर धारा देता है तो हमारी जो LED होती हैं उसमें जो हम छोटी छोटी लगाए रहते हैं बल्ब, वो जलती हैं बुझती हैं और एक विशेष प्रकार का उसमें स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब समझ गए हैं क्या, कि जब डायोड रुक रुक कर धारा देगा तो उसको बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। और फिर हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे कि ये धारा देगा तो एक ही दिशा में DC जैसा, लेकिन गैप नहीं छोड़ेगा, लगातार धारा देगा, कहीं गैप नहीं देगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इस बात से आप समझ में आ गया होगा आपको कि डायोड क्या है। संधि डायोड कैसे बनता है, जब P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालकों को एक पतली परत के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इंग्लिश में शब्द आता है सैंडविचिंग। तो सैंडविच नहीं बोला मैं, सैंडविच से आप लोगों को फिर भूख लगेगी या फिर आप लोग सैंडविच समझ जाएंगे। उसको इंग्लिश में सैंडविचिंग कहा जाता है, एक परत पे जोड़ते हैं। तो ये परत पे जोड़ दिए हैं, ये संधि है, और इसको हम बोलेंगे संधि डायोड या PN डायोड बोल देंगे हम। इसका सिंबल अगर आपको दिखाना होगा, कभी किताब में कभी आपको सिंबल दिखाना रहे तो एक ऐसी लाइन करिएगा, इस पर एक तीर ऐसे बनाइएगा ये, और इधर कर दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा, बस बन गया। ये P कर दीजिएगा, ये N कर दीजिएगा। तो ये इसका सिंबल है। कुछ लोग इसको बॉक्स में से बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, संधि डायोड का ये संकेत है। ऐसे जुड़ते हैं और कार्य करते हैं कैसे, AC को DC में बदलते हैं। AC को DC में बदलते हैं तो कभी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में बदलते हैं और कभी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में बदलते हैं। अच्छा, यही मैंने आपको बता दिया कि कब अग्र अभिनति कहलाएगा, कब पश्च अभिनति कहलाएगा। अग्र में धारा बहेगी, पश्च में धारा नहीं बनेगी। इस तरीके से हम इसमें कंट्रोल करके इससे और भी कई काम कराते हैं। चलिए, अब डायोड जो हमने पढ़ लिया इसका मुख्य बात, तो इसमें कुछ प्रयोग भी इसका हमने देख लिया कि प्रयोग क्या है। अब थोड़ी सी इसमें और बात कर लेते हैं कि और कई डायोड होते हैं। एक डायोड होता है जेनर डायोड, केवल नाम बता रहा हूं मैं और प्रयोग बता रहा हूं। जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या करता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है या वोल्टेज नियामक का काम करता है। आप देखते हैं फ्रिज में या बड़े जो उपकरण होते हैं उसमें एक लगाते हैं हम संरचना, और वो क्या करता है, जब ज़्यादा तेज़ अगर वोल्टेज हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाता है, और कम वोल्टेज रहेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ज़्यादा अगर वोल्टेज रहेगा तो क्या कर देगा, अपने आप ही वहाँ से कनेक्शन ख़त्म कर देगा, आपका जो मशीन है वो जलती नहीं है। तो जेनर डायोड का प्रयोग कैसे करते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन में। फिर एक और आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड, ये फोटो डायोड का प्रयोग क्या करते हैं हम, तो जैसे LED है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये डायोड ही है जो LED आप लोग यूज कर रहे हैं। ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ये प्रकाश उत्पन्न करता है, इतना ही आप दिमाग में रखिए कि फोटो डायोड क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए काम आता है। उसके बाद और भी कुछ डायोड आप देखेंगे तो मिल जाएंगे इसमें। जैसे ये हमारा सोलर सेल जो होता है, वो सोलर सेल भी एक डायोड ही होता है। वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चाहे तो लिख लीजिए आप लोग
कि जो सोलर सेल डायोड है उसको सोलर सेल आप बोलते हैं। वो सोलर सेल क्या करता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको विद्युत में बदलता है, वो भी एक प्रकार का डायोड है। तो इस तरीके से डायोड के बारे में हमने समझ लिया कि डायोड क्या क्या है। अब सौर सेल भी आपने समझ लिया कि सौर सेल यही डायोड ही होते हैं। अब डायोड के बाद हमारा अगला जो उसमें बिंदु था पढ़ने का, उसका नाम था क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर का समय अवधि बढ़ जाता है तो आप लोगों को पढ़ने में असुविधा होती है। तो ट्रांजिस्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो, अगर आपको इन बातों में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसको अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।